Welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना फ्लैमिंगो क्लास 12 चैप्टर 7 द इंटरव्यू। तो हम करेंगे लाइन वाइज समरी, वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी की भी हेल्प हो सके। हम वर्ड टू वर्ड समरी करेंगे, शॉर्ट समरी नहीं करेंगे, ब्रीफ में नहीं करेंगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझाने जा रही हूँ। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कौन है? ये भी एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट रहे हैं। तो उनके इंट्रोडक्शन से द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज क्या है? ये एक बुक है जिसमें राइटर जो है हमारे, उन्होंने एक मतलब अलग अलग रचनाएं की हैं अपनी, एक पूरा संग्रह है उनका, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर। ऑथर कौन है हमारे? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो उनकी ये पूरी बुक है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन ऑफ इंटरव्यूज। तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जी ने ये एक बुक लिखी है, पूरी बड़ी बुक का नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। इन्होंने इसका नाम पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज क्यों रखा? इंटरव्यूज है ये। तो इसके बारे में इन्होंने बताया। सबसे फर्स्ट तो इनका बोर्न देख लेते हैं। 1959 में इनका जन्म हुआ था। वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस। पीटर हाउस कैम्ब्रिज में है, वहाँ पर ये हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं। ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर्स। प्राइवेट आई क्या है? ये एक मैगजीन का नाम है। तो वहाँ पर ये इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर काम किया है 10 ईयर्स तक। एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और इन्होंने वैनिटी फेयर के लिए भी बहुत कुछ लिखा है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक अंश होता है, एक पार्ट। यानी अगर आप किसी की पूरी बुक पढ़ते हैं, उसके मेन जो पार्ट हैं, मेन जो अंश हैं, उसको बोलेंगे हम एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया है फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। अभी ऊपर भी हमने पढ़ा है, उनका जो इंट्रोडक्शन था पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से ये लिया गया है। ये जो चैप्टर है हमारा। एंड एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी एक ही विषय पर, एक ही टॉपिक पर अलग अलग रचनाएं, अलग अलग फीचर्स में लिखना, उसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं। फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, यानी 1859 से आज के दिन तक के बारे में हम जो है अलग अलग रचनाओं का संग्रह हम पढ़ेंगे। ये एंथोलॉजी है। पार्ट 1 देखिए, यहाँ पर राइटर ने जो है अपने चैप्टर को 2 पार्ट में, अपने एक्सट्रैक्ट को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इंटरव्यू जो है, कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं। अब अगेंस्ट क्यों होते हैं? यानी उस टाइम पे इंटरव्यू, जिस टाइम पे ये राइटर ने राइट किया है, उस समय पे इंटरव्यू को बहुत से लोग क्या मानते थे? अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस मानते थे। यानी लोगों को लगता था कि लोगों की ऐसी थिंकिंग थी। वो फेमस तो थे, बड़े बड़े नॉवलिस्ट थे, राइटर थे, लेकिन वो पब्लिकली सबके सामने नहीं आना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरीके का इंटरफेयर लोगों का हो। तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल भी होते हैं, कहीं ना कहीं वो बेस्ट भी होता है मीडिया के थ्रू। देखिए इंटरव्यू से किस तरीके से उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स सामने लाए हैं राइटर ने। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। सिंस इट्स invention a little over 130 years ago, the interview has become a common place of journalism। यानी 130 years, 130 साल से कुछ ज़्यादा समय से जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू को हम साक्षात्कार भी बोल सकते हैं। जो इंटरव्यू है उसका एक इन्वेंशन बोल सकते हैं आप, एक आविष्कार हुआ था जो कि जर्नलिज्म के लिए, रिपोर्टर्स के लिए एक आम प्लेस बन गया था, कॉमन प्लेस बन गया था। Today, as almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives। देखिए आज के टाइम में जो भी बंदा लिटरेट है, लिटरेट मीन्स एजुकेटेड, पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, वो कहीं ना कहीं हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ता है, उसका इंटरव्यू पढ़ता है, किसी पॉइंट पर उसकी लाइफ के बारे में पढ़ता है। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू
सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, यानी काफ़ी हजारों सेलिब्रिटीज ऐसे थे, दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं अभी राइटर के, हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। यानी अगर हम इसका दूसरा नज़रिया देखें तो कई हजार ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका जो इंटरव्यू है वो लिया गया था, पुराने टाइम में लिया गया है, और कुछ का बार बार जो है सम ऑफ देम रिपीटेडली, यानी कुछ का तो बार बार लिया जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनका बार बार इंटरव्यू लिया जाता रहा है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू, इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है इंटरव्यू के बारे में, ऑफ इट्स फंक्शन, उसके काम, मैथड, उसका तरीका, एंड मेरिट्स, मेरिट्स यहाँ पर यानी उसके गुण दोष के बारे में कोई भी नई बात नहीं है। वेरी कंसिडरेबल, बहुत ही नॉर्मल सी आम बात है ये, इसमें मतलब अलग अलग लोगों के व्यूज जो हैं वो डिफरेंट मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोग उतने ही ज़्यादा। वेरी कंसिडरेबली, देखिए ये वेरी VARY, वेरी मीन्स अलग अलग, यहाँ पर लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं अबाउट इंटरव्यू, यानी कुछ लोग उसके काम को सही मानते हैं, कुछ उसका मेथड अलग मानते हैं, मतलब जरिया अलग हो सकता है, लेकिन उसका मोटिव क्या है, उसके बेनिफिट हैं या नहीं है, वो अलग अलग तरीके से वेरीफाई किया जाता है। सम माइट्स मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है, एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स बड़े बड़े, क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। यानी कुछ लोग जो हैं बहुत बड़ा चढ़ाकर ऐसा दावा करते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं कि इसकी ये इसको मतलब बहुत उच्च कोटि का एक हाईएस्ट फॉर्म मानते हैं, बहुत ही बड़े लेवल का फॉर्म मानते हैं। अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, क्या मानते हैं कि इसके जो जरिए से जो है लोगों के सामने ट्रूथ लाई जा सकती है, एंड इट्स एंड इन प्रैक्टिस एंड आर्ट, यानी एक तरह से इसको आर्ट का रूप दे दिया गया है। देखिए आर्ट क्या होता है, आर्ट एक टैलेंट है, एक कला है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर आर्ट किस लिए यूज़ की है, इंटरव्यू के लिए, कि इंटरव्यू के थ्रू भी हम जो है बहुत अच्छे से किसी भी इंसान की छवि को, उसकी इमेज को सबके सामने ला सकते हैं। तो बड़े लेवल का जो है इसको एक प्रोसेस बताया है किसी के सामने ट्रूथ लेकर आने के लिए। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज, अब सेलिब्रिटीज की बात करें तो सेलिब्रिटीज के नाम से ही हमारे माइंड में आता है बॉलीवुड स्टार्स, लेकिन यहाँ पर सेलिब्रिटीज बॉलीवुड स्टार्स नहीं है। हर बड़ी हस्ती, हर वो इंसान जो कुछ बड़ा करता है, नया करता है, मतलब ऐसा इंसान जो कि अपने काम की वजह से बड़ा है, दैट इज सेलिब्रिटी। तो इन्होंने क्या बताया है, यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, यानी आमतौर पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहे हैं वो क्या मानते हैं, वो इसके शिकार मानते हैं अपने आप को, वो खुद बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। माइट डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स नफरत करना, द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड, अनवारंटेड इंट्रशन, अनवारंटेड होता है बिना बुलाए, यानी एकदम अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाना। इंट्रूशन मीन्स किसी का गलत इंटरफेयर करना, यानी अनुचित डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं आप, इनटू देयर लाइफ्स, यानी उन्हें क्या लगता है कि इंटरव्यू, इस सेलिब्रिटीज़ का मानना है ऐसा कि ये एक तरह से उनकी निजी लाइफ, उनकी प्राइवेट लाइफ में बिना किसी परमिशन लिए एंट्री कर देना, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देने का तरीका है। इसलिए वो लोग जो हैं इंटरव्यू से नफरत करते हैं। और फील दैट इट समहाउ डिमिनिसेस क्या होता है, इनसिग्निफिकेंस दैम, यानी एक तरह से उनकी लाइफ में गलत इम्पोर्टेंस देना, यानी गलत तरीके से आके इम्पोर्टेंस देना। अब मैं मान लीजिए कि मैं कोई बड़ा काम कर रही हूँ या आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, आप सेलिब्रिटी हैं बहुत बड़े लेवल पर, और आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी आके जर्नलिस्ट आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करते हैं,
तो क्या फील होता है कि वो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो एक तरह से वो लोग इस चीज़ से नफरत करते हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये ऐसे इस तरीके से लोग उनकी पर्सनल लाइफ में बिन बुलाए मेहमान की तरह एंट्री करते हैं और उनको परेशान करते हैं। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना तरीके, यानी पुरानी संस्कृति बोल सकते हैं आप। इट इज बिलीव दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, सम पीपल आर पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। देखिए कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर कि जैसा कि मतलब पुराने समय में संस्कृति में, हमारी आदि संस्कृति में माना जाता था कि अगर हम किसी इंसान का पोर्ट्रेट, फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट भी अगर हम रख लेते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता था कि उसने उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा लिया है। यानी पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट मीन्स आप हेड से यहाँ तक का पार्ट, यानी जिसमें आपका फेस, नेक, ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है, उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो फोटोग्राफी पोर्ट्रेट भी अगर आपने किसी का ले लिया है तो उसमें क्या माना जाता था कि आपने उसकी आत्मा को चुरा लिया है। बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। अब यहाँ पर देखिए कुछ फेमस हस्तियों के नाम बताए हैं, कुछ जाने माने लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है। वी.एस. नायपॉल ये एक बड़े ही फेमस राइटर रहे हैं। फील्स दैट, वो महसूस करते हैं, उन्होंने महसूस किया। सम पीपल आर वाउंडेड, बहुत बड़े वर्ड इन्होंने यूज़ किया है इस चीज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए, कि वाउंडेड मतलब जख्मी होता है, आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज़। हाँ जी, ये मतलब ऐसा उन्होंने फील किया था इस चीज़ को कि कुछ लोग तो इंटरव्यू से इतने बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। जख्मी इट मीन्स कि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म कर देते हैं, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, कि एक तरह से उनको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू से कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है खो दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट जो फेमस पर्सन है, लेविस कैरोल। इस नायपॉल जी का तो अभी हमने बताया है कि उन्होंने जो है ऐसा फील किया है। The lost to part themselves. Lewis Carroll, The Creature of Alice in Wonderland. एलिस इन वंडरलैंड जो है एक बड़ी ही फेमस बुक है। उनके जो क्रिएटर थे, राइटर थे, लेविस कैरोल। कौन थे? लुइस कैरल जी। वो क्या कहते हैं? वाज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। हॉरर मतलब कि एक आतंक वाला डर बोल सकते हैं आप। तो लुइस कैरल जी ने क्या बोला है कि उन्हें तो इंटरव्यू लेने वालों से इतना ज़्यादा डर लगता था कि ही नेवर कंसेंटेड होता है अलाउ करना, किसी को परमिट करना, कि वो कभी किसी को अलाउ नहीं करते थे इंटरव्यू लेने के लिए। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड। लायोनाइज्ड क्या होता है? किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर, मतलब अगर आप नहीं चाहते हैं और उसके बावजूद इंटरफेयर करना, तो उनको लगता था कि ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक माइंड में उनके हॉरर बन गया था, डर था कि किसी की भी लाइफ में आप इस तरीके से लायोनाइज्ड कर लेते हैं, एक डर हो, मतलब एंटर करते हैं आप, डिस्टर्बेंस करते हैं उसकी लाइफ में ज़बरदस्ती। विच मेड हिम दस रिपेल होता है दूर करना, जिसकी वजह से वो अपने आप को दूर करते हैं। वुड बी एक्वेंटेंसेस होता है जान पहचान के लोग, यानी उसकी वजह से जान पहचान करने वालों से भी वो हमेशा दूरियां बना के रखते हैं। इंटरव्यू लेने वालों से भी हमेशा दूरियां बना कर रखते हैं। एंड परसिस्टेंट होता है लगातार, एंड पैटर्नर्स पूछने वाले, फॉर हिज ऑटोग्राफ। ये देखिए बड़ी जो हस्तियाँ होती हैं, जो फेमस लोग हैं, उनके पीछे पीछे लोग ऑटोग्राफ के लिए जाते हैं। ये आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा। तो वो क्या कहते हैं कि इस तरीके से जो लोग एक्वेंटेंसेस हैं, उनकी जान पहचान वाले लोग हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनके ऑटोग्राफ लेने वाले हैं, उनसे भी वो दूर रहते हैं। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग
ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट क्या होता है? मजा बोल सकते हैं, फन बोल सकते हैं, एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं आप। यस, एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरीज। और उसके बाद वो जो है फिर वो शांति और मजे के साथ ऐसे लोगों को चुप कराने में अपनी जो सक्सेस वाली स्टोरीज हैं वो बड़े ही शांति के साथ सुनाते थे। अपनी सक्सेसफुल लाइफ की स्टोरी तो बताते ही इंटरव्यू में, तो इससे लोगों को सेटिस्फाई करते थे, उनको मजा आता था। रुडयार्ड किपलिंग, ये तो सबने सुना ही होगा, जंगल बुक के राइटर रहे हैं ये, और मोगली सबका मेन फेवरेट कैरेक्टर भी रहा है, मेरा खुद रहा है बचपन में। तो रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एंड इवन मोर कंडेमनेटरी मीन्स कंडेम होता है किसी को साफ साफ मना करना, एटीट्यूड टुवार्ड्स द इंटरव्यूअर। यानी रुडयार्ड किपलिंग जी जो थे उन्होंने जो है बिल्कुल क्लियर मना किया है किसको? इंटरव्यू लेने वालों को। उनका जो एटीट्यूड था यानी उनका जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल क्लियर साफ मना कर देने वाला था इंटरव्यूअर के लिए। उनकी जो वाइफ थी, हिज वाइफ कैरोलिन, उनकी जो वाइफ थी कैरोलिन, उन्होंने क्या लिखा है इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखा था इन 14 October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. Boston is a name of a place. She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral." Immoral क्या होते हैं? पाप, sin। यानी 14 अक्टूबर 1892 को उनकी जो वाइफ है कैरोलिन, उन्होंने जो है अपनी डायरी में लिखा है उन्होंने अपनी डायरी में क्या बताया था कि दो रिपोर्टर आए थे और पूरा दिन उनका स्पॉइल करके गए थे। इंटरव्यू के लिए आए थे वो लोग, और पूरा दिन उन्होंने जो है उनका स्पॉइल कर दिया था। वो क्या लिखती है कि उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने ये कहते हुए सुना था, मैं इंटरव्यू देने वालों को क्यों मना करता हूँ, क्योंकि ये एक तरह के से वो इमोरल मानते थे, एक तरह से बहुत बड़ा पाप मानते थे। इट इज़ अ क्राइम। वो क्या कहते थे कि ये तो एक क्राइम है, एक पाप है। उनकी ऐसी सोच थी कि ये मेरे अकॉर्डिंग एक जो है अपराध है, जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस। ऑफेंस भी पाप ही होता है, एक तरह से आक्रमण करना किसी के ऊपर। मतलब वो क्या कहते हैं कि ये इतना बड़ा पाप है कि किसी के ऊपर मान लो आप आक्रमण कर रहे हैं बिन बताए। अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असोल्ड। असोल्ड होता है वॉयलेंस करना, अटैक करना, वॉयलेंट अटैक, यानी एक तरह से दूसरे के ऊपर अटैक कर देना। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, कहता है इसके लिए तो आपको मेरिट्स पनिशमेंट का मतलब है आपको बहुत बड़ी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए इंग्लिश में जो है एक ही वर्ड का सेम मीनिंग हर जगह यूज़ नहीं होता है, यही सियापा रहता है, क्योंकि इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसमें वर्ड टू वर्ड, टॉपिक वाइज टॉपिक एक ही वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। मेरिट का मतलब यहाँ पर बेनिफिट नहीं है, तो मेरिट पनिशमेंट का मतलब यहाँ पर उन्हें जो बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये किसकी सोच थी? रुडयार्ड किपलिंग की, और ये लिखा था उनकी वाइफ ने अपनी ही एक डायरी में। आगे इन्होंने बताया इट इज क्वार्डली एंड वाइल। क्वार्डली होता है कायरता एंड वाइल होता है बुजदिल। वाइल का मतलब बुजदिल होता है, यानी एक तरह से एक बहुत बड़ी कायरता मानते थे, बहुत ही घृणित एक नफरत वाली बात मानते थे। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क, कहता है कोई भी इज्जतदार इंसान ये काम नहीं करेगा। यानी ये तो एक तरह से उस इंसान के ऊपर ही इन्होंने बहुत बड़ा सरकज़म यूज़ किया है, व्यंग्य किया है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, यानी कोई भी जो दूसरों का सम्मान करते हैं, कोई भी व्यक्ति इसे कभी भी नहीं बोल सकता है, ऐसे कभी भी पूछ नहीं सकता है इट मच लेस गिव इट, और ना ही कोई इसे कम दे सकता है। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड। परपेट्रेटेड क्या होता है?
मतलब अपने आप ही ये पाप करना। सच एन असोल्ट ऑन मार्क इवेन। मार्क इवेन कौन थे भाई? ये भी बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं मार्क इवेन। मार्क ट्वेन बहुत बड़े राइटर नॉवेलिस्ट रहे हैं। यानी उन्होंने क्या बताया है कि कुछ साल पहले हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असोल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर। यानी कुछ साल पहले की बात बताते हैं कि मार्क ट्वेन के ऊपर भी इसी तरीके का एक अटैक हुआ था। यानी इंटरव्यू को एक बहुत बड़ा अटैक मानते हैं वो, तो यही अटैक उनके ऊपर भी हुआ था, उनका भी ऐसे इंटरव्यू लिया गया था। एंड H.G. वेल्स इज एन इंटरव्यू इन 1894। अब H.G. वेल भी एक बहुत बड़े फेमस राइटर रहे हैं। H.G. वेल्स के बारे में आया 1894 में जो है इंटरव्यू को H.G. वेल्स ने क्या बताया था? H.G. वेल्स इज एन इंटरव्यू इन रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल। ऑर्डिल होता है दर्द भरा एक्सपीरियंस था उनका, ये एक बड़ा ही पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है। तो उन्होंने क्या बताया कि इंटरव्यूइंग ऑर्डिल का मतलब होता है एक बहुत ही दर्द भरा उनका एक्सपीरियंस रहा है, बट वो जब फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिन। ये देखिए बहुत ही आपस में एक दूसरे के ऊपर इन्होंने बड़े ही फनी उस वे में एक्सप्रेस किया है कि बार बार उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। H.G. वेल्स ने तो बहुत ही दर्द भरा एक्सपीरियंस बताया था इसको, और उसके बाद बार बार इन्होंने काफ़ी इंटरव्यू दिए थे। 40 ईयर्स के बाद जोसेफ स्टोलिन का जो है इंटरव्यू ये खुद ले रहे थे। और जोसेफ स्टेलिन, सोल बेलो भी एक बहुत बड़े नोवेलिस्ट रहे हैं। सोल बेलो हु वाज कंसेंटेड होता है एग्री करना, टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन। सोल बेलो जो इंटरव्यू के लिए कई बार एग्री हो जाते थे, मतलब उन्होंने कहा कि ओकेजनली ऐसा होना चाहिए, कभी कभी कुछ मौक़ों पर ऐसा हो सकता है। नेवरदलेस, इसके अलावा वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट क्या होता है? किसी चीज़ को जब हम जोर से दबाते हैं तो थंब का निशान रह जाता है, दैट इज थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप होता है सांस की नली। तो इंटरव्यू को अपनी सांस की नली पर अंगूठे की छाप छोड़ देने के समान उन्होंने बोला है सोल बेलो जी ने। फिर भी अपने जो है यस डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, डिस्पाइट होता है इसके अलावा, द ड्रॉबैक्स कमियां होती हैं ऑफ द इंटरव्यू, इसके अलावा इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो है इट इज़ आ सुप्रीमेली का मतलब होता है सर्विसेबल, बहुत ही यूजफुल, इसको आप बोल सकते हैं सर्विसेबल, बहुत ही यूजफुल मीडियम है ये ऑफ कम्युनिकेशन। यानी इंटरव्यू को सबसे उपयोगी साधन भी बताया गया है, बहुत ही मेन जो है, मतलब इतनी सारी कमियां बताने के बावजूद, इतने सारे नॉवलिस्ट और राइटर ने इसको गलत भी बताया है, बट उसके बावजूद जो है बहुत से लोगों ने इसको बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला है कि बहुत ही सर्विसेबल मीडियम रहा है ये कम्युनिकेशन का। एंड दिस डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग इमेज बोल सकते हैं आप, ऑफ आवर कंटेम्परेरीज मतलब आज के टाइम में जो जिंदा है, दैट इज कंटेम्परेरीज। यानी आजकल किसी भी दूसरे समय की बजाय हमारे जो आज के समय के लोगों के बारे में अगर आप किसी के भी विचार जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही मीडियम है, एक ही आपको जो है मीडियम या मोड मिलेगा, दैट इज इंटरव्यू। थ्रू इंटरव्यू आप जान सकते हैं। उसके बाद आते हैं डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, डेनिस ब्रायन की बात लिखी हुई है ये कि अगर आप आज के समय के लोगों के बारे में, अपने आज के समय के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट मीडियम यही मिलेगा। यानी सबसे बेस्ट जो आज के टाइम का जरिया है दैट इज इंटरव्यू, जिसके थ्रू आप जो है, अब देखिए आप अपने आप से आइडिया लगा के चलिए कि आपका कोई फेवरेट हीरो है, हीरोइन है या क्रिकेटर है। जैसे सचिन तेंदुलकर जी अपने समय के बहुत ही बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन रहे हैं, सौरव गांगुली रहे हैं, कपिल देव रहे हैं,
पुराने टाइम में तो हमारे पास इतने सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। उसके बाद रेडियो आया, फिर टीवी आया है, फिर अब कलर टीवी है, नाउ इंटरनेट है, तो देर आर सो मैनी अदर सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन पुराने टाइम में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था, तो उस समय पे भी इंटरव्यू होते थे और इंटरव्यू के थ्रू ही हम जो है किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में जान पाते थे। और जो लोग किसी को अपना आइडल मानते हैं, किसी को अपना बेस्ट सेलिब्रिटी मानते हैं, लाइक मोदी जी को भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं। मैं स्पेशली सुधा मूर्ति जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ और मुझे उनके इंटरव्यू सुनना, उनके स्पीचेस सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। शशि थरूर जी को भी लोग खुश होकर सुनते हैं, वीरेंद्र सहवाग को भी सुनते हैं। तो इट मीन्स देर आर सो मैनी सेलिब्रिटीज़ जो आप अपनी कंट्री में भी देख सकते हैं और अदर राइटर्स को भी देख सकते हैं। उनके इंटरव्यूज़ के बारे में पढ़ के आपको क्या पता चलता है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है और लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो इट इज़ अ बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम है एक। तो ये डेनिस ब्रायन ने यही लिखा था कि इंटरव्यू के टाइम जो थ्रू के क्या करते हैं आप, आज के टाइम कंटेम्पररीज होता है ये, आज के टाइम के यानी अपने समय के लोगों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू सबसे बेस्ट सोर्स है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट reaches us through one man asking questions of another। यानी कभी ना कभी आप लोगों ने बचपन में गेम भी खेला होगा, मैंने खुद खेला है ये गेम। यानी एक इंटरव्यू बनता है और एक इंटरव्यू बनता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सामने बैठे बंदे से या सामने जो हमारे सामने सेलिब्रिटी बैठा है उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं और लोग सुनते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं। तो कहते हैं कि किसी इंसान तक पहुंचने के लिए क्वेश्चंस पूछना और दूसरा उसका रिप्लाई देता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पर्सन पूछे जाते हैं जिससे आप उसकी सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में पता कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि इसकी वजह से द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है, जो कभी ना देखा हो, पावर एंड इन्फ्लुएंस। यानी इस वजह से इंटरव्यू करने वाले को इतनी पावर मिल जाती है, इतना इफेक्ट मिल जाता है, ऐसी जगह मिल जाती है जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में हमारी जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनके हमने व्यूज़, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए अभी जो है आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मैं सेटिस्फाई कर पाई हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। आज के चैप्टर की समरी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।